हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर जो हमारा चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम का सेकंड पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, कोल के बारे में हमने पढ़ा था। कोल कहाँ से निकाला जाता है, कैसे बनता है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट हैं। तो आज हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम की, यानी कि पेट्रोलियम है वो कहाँ से निकाला जाता है, कैसे बनता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है उसका। तो हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। यानी पेट्रोल और डीजल है, ये दोनों ही क्या है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। और ये जिस नेचुरल रिसोर्स यानी संसाधन से निकाले जाते हैं उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि जो पेट्रोलियम वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। पेट्रा, ये एक चट्टान का नाम है, एंड ओलियम यानी ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ। यानी कि ये पृथ्वी में चट्टानों के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। और जो चट्टानें हैं उनको क्या बोलते थे, पेट्रा एंड ओलियम, इसलिए इसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दी सी। अब बात करते हैं पेट्रोलियम बना कैसे। जैसे कि हमने देखा कोल कैसे बना। कोल बना था कि जो नेचुरल प्रोसेस हुए उसमें क्या है कि जो डाउन वेटलैंड थे, यानी कि नीचे जो आर्द्र भूमि जंगल थे, वहाँ पे क्या हुआ कि नेचुरल प्रोसेस के कारण वो नीचे दब गए। और धीरे धीरे टाइम के जैसे जैसे टाइम चलता गया उन पे मिट्टी जमा होती गई और वो इतने नीचे दब गए कि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई हो गया, जिस वजह से वो जो जीवाश्म है पेड़ पौधों के वो किस में बदल गए, जो पेड़ पौधों के जीवाश्म है वो वो जीवाश्म कोयले में बदल गए। वैसे ही अब देखिए पेट्रोलियम कहाँ मिला हमें, समुद्र के अंदर। तो समुद्र के अंदर रहने वाले जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो मर गए और मरने के बाद मिट्टी के नीचे दब गए और धीरे धीरे उनके ऊपर क्ले या मिट्टी की रेत की लेयर आती गई। और वहाँ पे एयर की एब्सेंस में और साथ में हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड में चेंज हो गए, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम वॉज formed from organism living in the sea. As these organism died, जैसे ये organism मर गए, their bodies settle at the bottom of the sea, यानी कि उनकी जो बॉडी है वो bottom of the sea यानी कि समुद्र की वहां पे चली गई। बॉटम यानी उसका तल, समुद्र का तल। एंड गट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और मिट्टी और जो क्ले है, रेत है, उसके परतों के नीचे दबती चली गई। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि लाखों सालों करोड़ों सालों में बाद। एब्सेंस ऑफ एयर, यानी वहां पे आपको पता है कि पानी के नीचे तो एयर नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो मिलेगा। और उन्होंने क्या किया, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ट्रांसफॉर्म दी डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार जो नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम है वो बने। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण सतह के नीचे रहने वाले जीवों से हुआ। जैसे ये जीव मर गए उनके शरीर समुद्र के तल में बस गए, यानी डाउनवर्ड चले गए और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दबाव ने मृत जीवों के को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में बदल दिया। यानी टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई होने के कारण
जैसे कोयला है, वहाँ पे तो कोयला बना था, वहाँ पे क्या हुआ था, वो कोयले में चेंज हुए थे, यानी ठोस चीज में, सॉलिड में चेंज हुए थे। लेकिन यहाँ देखिए जो जीवाश्म है वो किस चीज में चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में, और वो लिक्विड क्या कहलाता है, पेट्रोलियम। तो अब देखिए आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल। जो दुनिया का सबसे पहले कुआं है वो कहाँ पे खोदा गया था, वो खोदा गया था पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, जो कि है यूएसए में, और ये 1859 में खोदा गया था। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया में असम के अंदर पहला कुआं खोदा गया था। उसके बाद अलग अलग जगह पे खोदा गया था। असम में बात करें मुकुम, और उसके बाद खोदा गया था डिगबोई में। डिगबोई भी असम के अंदर ही है। अंग्रेजों ने वो कुआं खुदवाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जैसे मुंबई हाई, गुजरात, गोदावरी और कृष्णा की घाटियों में, ठीक है, और समुद्र के अंदर जो मुंबई के आसपास का, महाराष्ट्र के आसपास का एरिया है, वहाँ पे भी तेल मिलता है। तो देखिए द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल, यानी कि जो तेल का कुआं है, दुनिया में सबसे पहले तेल का कुआं वाज ड्रिल इन पेंसिल्वेनिया। वो कहाँ मिला था, पेंसिल्वेनिया में, यूएसए के अंदर है। इन 1859 यानी 1859 में, 8 ईयर लेटर, 8 साल बाद, 1867 में यानी 1867, ऑयल वाज स्ट्रक्ड एट माकुम इन असम, यानी ऑयल कहाँ मिला था फिर, इंडिया का ये फर्स्ट है असम में, माकुम में। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात और मुंबई। ये गुजरात की बात करें हम, ये जो तट क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है, तट क्षेत्र में मिलता है। मुंबई का जो है समुद्री एरिया, उसमें मिलता है हाईलैंड, सॉरी हाईलैंड नहीं, मुंबई हाई। इन दी रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी की नदियों में भी मिलता है। दुनिया का पहला तेल कुआं 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था। 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम में तेल का कुआं खोदा गया। भारत में तेल असम, गुजरात, मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में पाया जाता है। और असम में जो सेकंड कुआं खोदा गया था वो था डिगबोई। तो अब ये हम डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम में क्या शो किया गया है कि ये दो हैं कुएं, एक ये है और ये है, ठीक है। ये इसके नीचे, इससे नीचे क्या है, ये है अर्थ, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ये अर्थ की बात हो रही है, यानी धरती के अंदर की बात है, धरती या समुद्र बोल लो, समुद्र के अंदर की बात है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये है पानी, पानी है ना। अब पानी के नीचे ये जो फर्स्ट है, ये क्या है, ये चट्टान है, ये चट्टान है जिसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रीवियस रॉक्स, यानी अप्रवेश्य चट्टान। यानी कि जो ऊपर पानी है, ये पानी है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे क्या है, सारा ये पानी है, ये पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है। और ये पानी इस चट्टान की वजह से नीचे नहीं जा रहा, इस चट्टान की वजह से, इस जो चट्टान है ये वाली, इससे नीचे नहीं जा रहा। तो ये क्या है, इम्प्रीवियस चट्टान, यानी अप्रवेश्य चट्टान। उसके बाद हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आती है गैस, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, गैस। ये आ गया अपना गैस। यहाँ पे क्या है, ये कुआ है, कहाँ तक है, गैस गैस तक है। ये देखो यहाँ तक आके ये खत्म हो रहा है।
उसके बाद अब दूसरा कुआं है, ये कहाँ है, क्योंकि गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर तैरती रहती है। और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे क्या है, ये ऑयल है सारा, ये सारा क्या है, ऑयल है। ये जो एरिया है अपना, ये है ऑयल, ठीक है। ये जो एरिया है ये है ऑयल, ऑयल का एरिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करें ये नीचे, तो इसके नीचे फिर से क्या आ गया, पानी आ गया। ये जो लेयर दिख रही है आपको, ये लेयर, ये क्या है, पानी है। और ये पानी के नीचे जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे, ये क्या है, ये है रिजर्वोयर रॉक। रिजर्वोयर रॉक यानी जहाँ स्टोर होते हैं तेल, यानी जहाँ पे जीवाश्म जो है समुद्री जीवों के वो दब गए थे, वो है ये रिजर्वोयर रॉक, यानी तलाशय चट्टानें। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। इसमें दो कुएं दिए गए हैं, एक से क्या निकाल रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं गैस, और इससे क्या निकाल रहे हैं, ऑयल। ऑयल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं, जो तेल हम निकालते हैं वो क्या होता है, रॉ ऑयल होता है, यानी कच्चा तेल होता है। तो उस तेल को हम कैसे रिफाइन करते हैं, कैसे उसका रिफाइनिंग यानी परिष्करण होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये रिफाइनिंग जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होती है, इंडस्ट्रीज बनी होती है उनमें होती है। जैसे हरियाणा में भी एक है जो पानीपत के अंदर है, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। जो पेट्रोलियम है वो क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड है। जैसे कि टारकोल क्या था, थिक लिक्विड था, और ये क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड है। इट एज अनप्लेजेंट ऑडोर। अनप्लेजेंट का आपको पता ही होगा कि असहनीय, और ऑडोर का मीनिंग क्या होता है, गंध। ऑडोर होता है गंध, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, यानी ये बहुत सारे घटकों का मिश्रण होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, इसके घटक हैं जिस चीज से ये मिलके बना है। अब वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पेट्रोलियम, गैस, फिर पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है। अब लुब्रिकेशन ऑयल की बात करें हम, जैसे ग्रीस के बारे में आपने सुना ही होगा। ग्रीस, ग्रीस क्या होता है लुब्रिकेशन में, जैसे बैरिंग वगैरह में हम गाड़ियों में लगाते हैं, व्हीकल्स में, वो क्या होता है, ग्रीस होता है। डीजल पेट्रोल के बारे में आपने पता ही होगा, पेट्रोलियम गैस के बारे में भी पता ही होगा। और पैराफिन वैक्स क्या होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, जो कि पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैक्टर्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, यानी कि जो पेट्रोलियम हमें मिला है उसको इन घटकों से अलग करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग यानी परिष्करण कहते हैं। इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, यानी रिफाइनरी के अंदर इसे अलग किया जाता है। ऐसी एक रिफाइनरी कहाँ है, हरियाणा में, पानीपत में है। कहाँ है, पानीपत में, ठीक है। पानीपत, हरियाणा, हरियाणा में। वैसे देश में काफ़ी है, लेकिन हरियाणा के अंदर हम रहते हैं तो हरियाणा की बात करेंगे। अब देखिए नीचे डायग्राम दिया गया है, ये देखिए डायग्राम, ये डायग्राम, ये किस चीज़ का है, ये ऑयल रिफाइनरी का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम बात करें कि जो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो हम पेट्रोलियम और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल। तो अब हम बात करें हैं, तो हम तो अब हम बात कर रहे हैं जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं हमें कौन कौन से प्राप्त होते हैं। तो देखिए,
many useful substance are obtained from petroleum and natural gas। यानी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उनसे बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस में पदार्थ जो हैं वो प्राप्त होते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। और इन जो सब्सटेंस हैं उनको क्या कहते हैं हम? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। यानी कि ये क्या क्या काम में आते हैं? डिटर्जेंट क्या होते हैं? सर्फ, कपड़े धोने के लिए हम यूज करते हैं। फाइबर्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक पढ़ा था। ये वही हैं, ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं। और प्लास्टिक भी हमने पढ़ा था, तो ये भी हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस भी हमें प्राप्त होती है। इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। यानी जो इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऑब्टेन्ड होती है हमें, ठीक है, तो उसे हम किस चीज में यूज करते हैं? उसे हम यूरिया बनाने के लिए यूज करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। यानी कि अब देखिए इनसे कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, और पेट्रोल डीजल भी बन रहा है, नेचुरल गैस भी बन रही है, जैसे सीएनजी और एलपीजी जैसी गैसें बन रही है। इसलिए इसका जो व्यावसायिक महत्व है, यानी कि व्यापार के लिए बहुत इसका महत्व है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यानी काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल। इनका उपयोग डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस है उससे क्या प्राप्त होता है हमें? हाइड्रोजन गैस, जिससे हम उर्वरक जो है यूरिया वो बनाते हैं। अपने अत्यधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? काला सोना, यानी ब्लैक गोल्ड। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो पेट्रोलियम के घटक हैं और उनके उपयोग, उनके बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम के घटक, पेट्रोलियम के घटक। और इधर हम बात करेंगे उनके यूजेस के बारे में, उपयोग के बारे में। तो देखिए, पेट्रोलियम गैस इज इन लिक्विड फॉर्म, यानी पेट्रोलियम गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। पेट्रोलियम ऑफ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, यानी जो एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, वो किस लिए यूज होती है? वो यूज होती है इंडस्ट्री और घरों में। हम सिलेंडर देखते हैं, हमारी माता जी खाना बनाते हैं, तो जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? उस सिलेंडर के अंदर होती है सीएनजी, एलपीजी। तो सेकंड देखिए, पेट्रोल। पेट्रोल क्या होता है? आपको पता होगा, पेट्रोल हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं गाड़ियों में, बाइकों में। तो ये एक क्या है? मोटर फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है ये। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, यानी कि जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं उनके अंदर सॉल्वेंट का यूज होता है, जो कि है पेट्रोल का, ठीक है। शुष्क धुलाई के लिए विलायक, यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए उसके अंदर जो हम जैसे डालते हैं, ठीक है, विलेन के रूप में, विलायक के रूप में, वो क्या होता है? पेट्रोल होता है। अब देखिए, केरोसिन ऑयल, यानी मिट्टी का तेल। पहले आपने देखा होगा कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, यानी कि 19 सेंचुरी के जो लोग हैं, वो क्या करते थे? मिट्टी के तेल से दिए वगैरह, या लालटेन होती थी, लालटेन आपने तो कभी नहीं देखी होगी शायद, लालटेन जलाते थे, वो मिट्टी के तेल से ही जलाते थे। फ्यूल फॉर स्टोव, स्टोव लालटेन को ही बोलते हैं। लैंप, लैंप भी उसी टाइप का होता है। फॉर जेट एयरक्राफ्ट, और ये जेट एयरक्राफ्ट के ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता था। तो आगे हम देखते हैं डीजल। डीजल के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा, क्योंकि ये
ट्रैक्टर वगैरह में डाला जाता है, गाड़ियों में भी डलता है, और जो ट्रक है, हैवी व्हीकल है, उन सभी में डीजल का उपयोग होता है। फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर और हैवी मोटर व्हीकल है, उन सब में ईंधन के रूप में यूज होता है। अब बात करते हैं हम लुब्रिकेटिंग की। लुब्रिकेटिंग ऑयल, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल है, उसका क्या यूज होता है लुब्रिकेशन में, स्नेक के रूप में। स्नेक क्या होते हैं एक्चुअली, जैसे दो बैरिंग घूम रहे हैं, बैरिंग के बारे में आपको पता ही होगा, ये बैरिंग होते हैं ऐसे, ठीक है, ये घूम रहे हैं, तो ये जैसे जैसे वर्क करेंगे तो ये गर्म हो जाएंगे, गर्म होने से जलने का इनका डर रहता है, इसीलिए इनके बीच में लुब्रिकेशन लगाया जाता है, लुब्रिकेंट लगाते हैं, जो किस काम आता है कि जो इनको इनसे जो फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न होता है बैरिंग के अंदर, वहां पे लगाने के लिए यूज करते हैं। अब पैराफिन वैक्स हो गया, इसे हम किस लिए यूज करते हैं, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वेसलिन आदि, जो वेसलिन है जैसे मरहम हो गया, और मोमबत्ती बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब बिटुमेन, बिटुमेन की बात हम की थी, कोल के बारे में पढ़ रहे थे तभी। कोल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, टारकोल, कोलटार, कोलटार पढ़ा था हमने। और जो बिटुमिन पढ़ा था वो क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो बिटुमिन से क्या बनता है, पेंट्स बनते हैं, रोड सरफेसिंग, सड़क का निर्माण भी किया जाता है। तो ये समझ में आ गए, जो पेट्रोलियम के संघटक हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और उनके यूजेस पढ़े। चलो अब आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो देखिए, नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, क्योंकि पेट्रोलियम गैस है वो अधिकतर रसोई घरों में यूज होती है, इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवाश्म ईंधन है। नेचुरल गैस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि ये जो पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना इसको आसान है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और इसे हम हाई प्रेशर में स्टोर कर सकते हैं, एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो सीएनजी है हमारी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है, गाड़ियों में आजकल सीएनजी की डल रही है, ये वही गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे पावर जनरेशन होता है, यानी पावर मिलती है, इंजन भी चला सकते हैं हम। सीएनजी is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicle. अब देखिए, मैंने जैसे बताया था गाड़ियों में यूज हो रही है, वही बात है कि नाउ बीइंग यूज्ड एज, अब किस लिए यूज हो रही है वो, फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि आने जाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने में जो व्हीकल यूज होते हैं उनमें। आजकल तो ट्रकों में भी सीएनजी आ गई है, बिकॉज इट इज लेस पोल्यूटिंग, क्योंकि इससे पोल्यूशन ना के बराबर होता है, और इट इज क्लीनर फ्यूल, और यह साफ सुथरा फ्यूल है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी, यानी कि अब एडवांटेज की बात करें, यानी कि एडवांटेज क्या होता है, फायदे, फायदे की बात करें हम, तो एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, क्योंकि सीएनजी को हम डायरेक्टली जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ से यह पाइपों के द्वारा सप्लाई की जाती है। सच इन नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, यानी कि जो नेटवर्क है पाइपलाइनों का वह कहाँ है, वडोदरा के अंदर है। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और अब दिल्ली और कुछ अन्य जगहों पर भी ये पाइपलाइन आ गई है। Natural gas is also used as starting material for the manufacturing of a number of chemical, यानी केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जो नेचुरल गैस है वो किस चीज़ में यूज होती है, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर, यानी जो शुरुआती मटेरियल होता है किस चीज़ के लिए, केमिकल और फर्टिलाइजर, यानी रासायनिक और उर्वरक बनाने के लिए उनमें भी यूज होती है। इंडिया हैज वेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि इंडिया के पास जो बहुत बड़ा नेचुरल गैस का भंडारण है। इन अवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन
फाउंड इन, जो नेचुरल गैस है वो कहाँ पाई गई है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। आपको पता होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पेट्रोलियम भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी, ठीक है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है। और हमने कहाँ पढ़ा था पेट्रोलियम के बारे में? असम, असम में पढ़ा था, मुंबई हाई में पढ़ा था जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, वहां पे पढ़ा था। तो ये हो गया अपना नेचुरल गैस। अब देखिए, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड है, यानी नेचुरल संसाधन है वो है लिमिटेड, यानी कुछ समय के लिए ही वो सीमित हैं। अगर उनका उपयोग हम अधिक स्तर पर करने लग गए तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। पेट्रोलियम रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल, यानी कि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर ये एक बार खत्म हो गया फ्यूल तो आपको पता है कि करोड़ों साल पहले प्रोसेस हुआ था और आज हमें पेट्रोलियम मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आज वो प्रोसेस होगा तो आगे करोड़ों साल बाद फॉसिल फ्यूल हमें मिलेगा। इसीलिए क्या है कि जो ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल होते हैं, उनको कन्वर्ट होने में करोड़ों साल लग जाते हैं। अगर ये पेट्रोलियम एक बार खत्म हो गया तो करोड़ों साल बाद हमें मिल सकता है, उससे पहले नहीं मिल पाएगा। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड ईयर, यानी जो हमें यानी जो हमें जो हमें इन सालों में रिजर्वायर मिले हैं इनके, वो कुछ 100 सालों तक ही चल सकते हैं। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल इज मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, और इन जो इनके कंपोनेंट्स हैं इनको हम जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन का वो कारण बनते हैं। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी जैसे जैसे हम इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं इनसे गैसें रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो गैस क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट, इसलिए यह जरूरी है कि वी यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि ये फ्यूल हम तभी यूज करें जब बहुत। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा कि पर्यावरण हमें अच्छा मिलेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देखिए स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो भी कम होगा। देयर अवेलेबिलिटी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी उपलब्धता भी लंबे समय तक रहेगी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नेचुरल रिसोर्सेज की, यानी कि अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी जो हम यूज़ कर रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें और उनको कंट्रोल करें तो वहाँ से उससे क्या होगा? एक तो ग्लोबल वार्मिंग बचेगी, क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस है वो एनवायरनमेंट में नहीं जाएगी, कम जाएगी, जिससे एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग है जो उसका रिस्क भी कम होगा और उनकी उपलब्धता भी काफ़ी समय तक रहेगी। अब देखिए, इन इंडिया द पेट्रोलियम द पेट्रोलियम कन्वर्जेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं? PCRA, एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल वाइल ड्राइविंग, यानी जो PCRA है, PCRA का मतलब क्या होता है कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, इसका क्या काम है? ये इस चीज़ पे कार्य करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम पेट्रोल और डीजल की जो खपत होती है उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, इस चीज़ पे ये काम करता है। अब देखिए, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, टिप्स दिए। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल,
यानी कि हमें जब भी हम चल रहे हैं हमें स्पीड कांस्टेंट रखनी चाहिए, स्थिर रखनी चाहिए, एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, और हमें मध्य गति रखनी चाहिए। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, मध्यम, यानी अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी की स्पीड 60 से 70 के बीच में या 80 के बीच में होनी चाहिए, या 80 तक होनी चाहिए। ये गाड़ी के लिए मध्यम स्पीड है। और बाइक की बात करें हम तो 45 to 50 ये बाइक के लिए सबसे बेहतर स्पीड होती है, जिसमें फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। ठीक है, यानी कम होती है, बाइक कम कंज्यूम करेंगी। तो नेक्स्ट देखिए, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट और एट ए पैलेस वेयर यू हैव टू वेट, यानी कि जब हम कभी भी रेड लाइट पे खड़े हों, यानी लाल बत्ती होगी और ट्रैफिक लाइट हो गई हो, वहाँ खड़े हों या हमें किसी का वेट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे जब वेट कर रहे हैं तो गाड़ी को, व्हीकल को अपने बंद कर देना चाहिए, जिससे कि फ्यूल कंजप्शन नहीं होगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, एक तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। अब आगे देखिए, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। देखिए, टायर प्रेशर हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि सही हो। ये क्यों है, क्योंकि अगर टायर का प्रेशर लो होगा तो उससे क्या होगा कि इंजन पे लोड पड़ेगा, जैसे इंजन पे लोड पड़ेगा तो उससे क्या होगा कि फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको लोड लेने लगेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी और पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। इसीलिए ये कह रहे हैं कि टायर का प्रेशर जो है करेक्ट है, वहाँ लिखा होता है गाड़ी के ऊपर, आपके टायर में इतनी हवा होनी चाहिए, तो उतनी होगी तो गाड़ी स्मूथ चलेगी, आसानी से चलेगी। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, यानी अपने व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस भी करनी चाहिए। जैसे कि आपका व्हीकल सर्विस के लिए हो गया है, देखिए कि आपका व्हीकल जैसे उसकी सर्विस करवानी है, उसी में कोई कमी है। ठीक है, जैसे कई व्हीकल आपने देखे होंगे धुआं छोड़ते जाते हैं, तो वो क्या है, इंजन मेंटेन नहीं किया उन्होंने, तो वो हमें करवाना चाहिए, भी जरूरी होता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन खत्म होने वाले हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज। पेट्रोलियम को इन ईंधनों में परिवर्तित होने के लिए मृत जीवों को लाखों वर्षों की आवश्यकता होती है। हमने बात की थी कि एक लाखों करोड़ों वर्षों का, ईयर्स का प्रोसेस है। अगर ये खत्म हो गए एक बार तो आगे लाखों करोड़ों साल बाद ही दोबारा मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी ओर इनकी ज्ञात भंडार केवल कुछ सौ वर्ष तक ही चलेंगे, यानी इसके इनके जितने भी जो हमने संसाधन खोज रखे हैं, भंडार खोज रखे हैं, वो कुछ सौ सालों तक ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि इनकी ज़्यादा लाइफ टाइम नहीं है। इसके अलावा अन्य ईंधनों को जलाना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। इन ईंधनों को जलाते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है, ये अभी बताया मैंने, क्योंकि जलाने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होगी। सबसे पहले तो क्या होगा, CO2 बढ़ेगी, CO2 से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है, सबसे ज़्यादा गर्म गैस होती है CO2। जैसे और कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, और कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, SO2, जैसे मैंने बताया सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऐसी गैसें निकलती हैं। उस उनसे क्या होता है, लेड लेड भी निकलता है उसमें से। लेड, ये लेड है, ये सबसे खतरनाक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस ये कैंसर का कारण बनता है। लेड, PB बोलते हैं इसको, इसका साइन होता है PB। ठीक है, तो देखिए आगे, इसलिए यह आवश्यक है कि हमें इन ईंधनों का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही करें, यानी अगर हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो ही इनका इस्तेमाल करें। इससे पर्यावरण बेहतर होगा, इससे क्या होगा,
पॉल्यूशन कम होगा तो पर्यावरण बेहतर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाएगा और लंबे समय तक इनकी उपलब्धता रहेगी, यानी कि लंबे समय तक ये अवेलेबल रहेंगे। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ये वही है, पीसीआर है, समझ गए आप? पीसीआर की बात हो रही है। लोगों को गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देता है। सलाह देता है, तो उनके क्या सुझाव हैं? उनके सुझाव हैं, जहाँ तक संभव हो स्थिर और मध्यम गति से गाड़ी चलाएं, यानी कि कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से ही गाड़ी चलाएं। ट्रैफिक लाइट पर या ऐसे स्थान जहां आपको इंतजार करना हो, इंजन बंद कर दें, यानी वहां पे इंजन बंद कर देना चाहिए। टायर दबाव सही रख करें, टायर का दबाव सही करना चाहिए, मैं बताया था मैंने टायर प्रेशर के बारे में। वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें, यानी उसका प्रॉपर मेंटेनेंस रहेगी तो क्या है, इंजन और स्मूथ चलेगा और आराम से चलेगा, जिससे कि उस पर लोड नहीं आएगा और ना ही वो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ाएगा और ना ही पोल्यूशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कोल एंड पेट्रोलियम कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।